स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। आप सभी को पता है। भारतीय संविधान में शामिल है डैश। अब चलिए इसमें देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसमें इसका जो सही आंसर है कि अगर आप अपडेटेड देखें तो आज के टाइम इसमें जो 400 लगभग अनुच्छेद है, क्योंकि अब चेंज हो चुका है और इसमें 22 भाग हैं और 12 सूचियाँ हैं। ठीक है, तो आज का जो करंट अगर देखें तो लगभग 400 अनुच्छेद है। ठीक है, तो आप वैसे इस हिसाब से आप 395 ही मान के चलिए। भारतीय संविधान में लगभग देखिए यहाँ पे आ गया ना 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, घ के आदि के रूप में जुड़े हुए। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब कितनी है? 12 अनुसूचियां। संशोधनों के अब इसमें जो संशोधन की अगर मैं बात करूं तो अभी याद रखिए, इसमें वैसे दिया नहीं है, तो इसमें लगभग 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। नए अनुच्छेद में जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद निकाले गए, नई अनुसूचियां इसमें देखिए जो इसमें बताया गया है अनुसूचियां जोड़ी, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल, 400 अधिक। जैसे कि अभी हमने देखा कि लगभग कितने हैं? 400 अधिक आर्टिकल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। मिलान करें संघ सूची, राज्य सूची। आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां होती है। संघ सूची वो सूची जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार इस पे कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार, और संवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कोई कानून बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संवर्ती सूची। चलिए इसमें हम देखते हैं मिलान का, तो जिसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी सही ऑप्शन है। इसका ए का हो जाएगा आपका संघीय सूची में टोटल 97 है और राज्य सूची में टोटल 66 प्रविष्टियां, संवर्ती सूची में 47 है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसमें देखिए संघीय सूची में टोटल कितनी 97 प्रविष्टियां, वर्तमान की गणना के अनुसार इसमें टोटल 98 विषय दिया गया है और राज्य सूची में 66, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो 59 विषयों पे राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। संवर्ती सूची में टोटल 47 प्रविष्टियां, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो 52 है। निम्न शब्दों पर विचार करें। तो देखिए समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों के विचार अनुसार कर्म दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है CADV, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका सार्वभौमिक, उसके बाद आएगा समाजवादी, उसके बाद आएगा आपका धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा आपका प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो भारत की संविधान का प्रस्तावना यानी शॉर्ट समरी संविधान का, तो उसमें बोला जाता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। तो इस शब्द का ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान में पथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, ना कि धर्मनिरपेक्ष, ताकि आपको गलती ना हो, तो इसलिए ध्यान रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसमें आपसे संशोधन पूछा गया, तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 44 यानी कि 44वां संशोधन में भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था।
तो इसमें चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, यानी कि एक नए राज्य में संवैधानिक संशोधन अगर बनाना है तो कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि साधारण बहुमत चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या पे हम लोग आते हैं। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया में अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 और 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जा सकती। चलिए हम अगला प्रश्न पे आते हैं। उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो गैर नागरिक कौन होते हैं? जो भारत के निवासी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका सही देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये किसको अधिकार प्राप्त है? सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, लेकिन गैर नागरिक को नहीं, यानी कि जो हमारे भारत के लोग नहीं है उनको ये अधिकार नहीं है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित, तो इसमें देखिए क्वेश्चन और भी कवर हो जाता है कि मौलिक अधिकार का संविधान का किस भाग में वर्णन किया गया। तो आप लोग ये एक अलग से याद रखिए। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और कवर हो जाता है कि किस अनुच्छेद में हमारा ये अधिकार आता है। तो अनुच्छेद 19 में आता है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और यह गैर नागरिकी को प्राप्त नहीं है। तो देखिए आप इतने से इस भाग में व्याख्या में आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णन है और ये अनुच्छेद किस में 19 में आता है, और अल्पसंख्यक का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में? तो 29 में है। और कौन सा अधिकार गैर विदेशी को प्राप्त नहीं है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ इस छोटे से व्याख्या से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो चलिए इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19, संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। तो चलिए इसका सही विकल्प देखते हैं क्या है। तो इसका सही विकल्प है बी, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान अनुच्छेद 19 एक के तहत हर नागरिक का क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, यानी कि राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है इसका सही ऑप्शन। 1 अप्रैल 2010 में भारतीय संविधान संशोधन में करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि 1st से लेके 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु को सभी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जैसे आप सभी को मैंने भी बताया कि 1st से लेके 8th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन होता है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 1 अप्रैल 2010, यानी कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान संशोधन में जोड़ा गया। चलिए हम लोग आगे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 11। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स है ना भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक मानव अधिकार, यानी कि वो ह्यूमन राइट्स भी माना जाता है और फंडामेंटल राइट्स भी माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन इसमें दिया गया है सी और ए, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एवं राइट टू एजुकेशन, यानी कि सूचना का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19
19 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक के स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। यानी कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एक्सप्रेस है, ये दोनों जो हमारा राइट है वो एक ही के अंदर मर्ज है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार है, यानी कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हमारा ह्यूमन राइट्स भी है। और शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है और हमारा मानव अधिकार भी है। चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4, अभी मैंने 3 की बात की थी, अब देखिए भाग 4 आ गया। भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, और तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड, और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर का मातृभाषा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी, समान नागरिक, समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा है इसका समान नागरिक संहिता। ये हमारा आता है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया है? वो संविधान भाग के 4 में किया गया है। तो अब यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन कवर हो जाता है कि मौलिक अधिकार का संविधान के कौन से भाग में वर्णन है? तो 3 में, और चौथे में क्या है? राज्य नीति निर्देशक संस्थान, जिसको उसको शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्न की ओर आते हैं। इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि ये भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव निर्देशक तत्व जैसा है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न 13वां पे आते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यानी कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसमें बात की जा रही है मौलिक कर्तव्य थी, किस संशोधन में संविधान में जोड़ा गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का विवरण संविधान भाग 4 के का अनुच्छेद 51 के का के तहत दिया गया है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। यानी कि मौलिक कर्तव्य का याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए ना देर करते हम अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्रियों द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका सही जो विकल्प है वो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपको लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता था। अभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये किस में दिया गया है इसका विवरण? अनुच्छेद 53 और 1 में दिया गया। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न में आते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति एवं यानी कि उपराष्ट्रपति का दोनों का ही पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन हमसे देख लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है लोकसभा, और चौथा है इनमें से कोई। इसका सही विकल्प है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उसके भी जगह पे कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो पद का जो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके ना करने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है
राष्ट्रपति के कृत्य को संपादित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 1969। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, चलिए देख लेते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल, आपको पता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, आप लोग एक एडिशनल क्वेश्चन से याद रखिए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या कर्म किया? यानी कि आपको पता है कि हर 5 साल में हमारे देश के राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 12वां, यानी कि जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी वो भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। कब हुए थे? तो 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया और कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था और 25 जुलाई 2017 से देश के 14वीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अभी करंट में तो आपको पता है कि श्री द्रौपदी मुर्मू है। 17वां प्रश्न में आते हैं। चलिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? यानी कि जब भी कोई विधेयक, आपको पता है कि पहले लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कैसे अधिनियम बन जाता है। तो इसमें सही जो इसमें देखिए ऑप्शन पहला क्या दिया है कि जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में से होना घोषित करता है। इसका सही विकल्प है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो पूर्ण रूप से एक विधेयक का रूप बन जाता है। चलिए थोड़ी सी हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदन, जैसे मैंने आपको बताया, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है, तो पूर्ण रूप से एक विधेयक का रूप बन जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 18, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? यानी कि ये भी जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं भारत के हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन से नंबर पे थे वो। तो पहला देखिए प्रश्न क्या है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? सी, यानी कि 12वां उसका अंक आता है, यानी कि 12वें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार उनका जो क्रमांक, उन अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका क्रमांक 13वां है। 13 अगस्त 2017 को एम वेंकैया नायडू देश के 13वें राष्ट्रपति हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो देखिए पहला विकल्प है गृह मंत्री, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 20, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा है, भारतीय सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? चलिए विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा है अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चौथा है चुनाव आयोग और पांचवा है उपरोक्त में से। तो इसका सही विकल्प है अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का क्या रखते हैं? अधिकार रखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। चलिए थोड़ी सी हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत के महान्यायवादी संसद का सदस्य न होता है
परंतु किसी भी सदन में सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 अतः राष्ट्रपति उससे पदच्युत करने का अधिकार रखता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 21 प्रश्न नंबर 21, एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। चलिए इसके विकल्प देखते हैं। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचक आयोग। यानी कि इसमें क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है, महान्यायवादी। यानी कि महान्यायवादी जो है वो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन में कार्यवाही भाग ले सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न 22, एक एमपी की सीट को, एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो चलिए इसका सही विकल्प हम देख लेते हैं। इसमें 5 विकल्प है। पहला विकल्प है 6 माह, दूसरा है 2 माह, तीसरा है 3 माह और चौथा है 1 वर्ष और 5वां में से कोई। इसका जो सही विकल्प है 2 माह। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार यानी कि 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा सकता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में आते हैं। राज्यसभा में प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा में होते हैं डैश। तो चलिए इसके सारे विकल्प हम लोग देख लेते हैं। 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दूसरा विकल्प है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तीसरा है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए अगला हम विकल्प देखते हैं, ऐसा क्या है? 252, जिसमें 12 सदस्य भारत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। इसमें देखिए सी। तो क्या है? 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और आपको पता है कि लोकसभा में टोटल सीटें कितनी होती है? 545 होती है, तो आप याद रखिएगा। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या पे हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्य और संघ क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। चलिए हम लोग अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? चलिए हम विकल्प देख लेते हैं। 2 वर्ष में 1 वर्ष समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, और डी है समाप्त होने का विषय नहीं है। तो देखिए हमारे संविधान में राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो इसमें टोटल 6 वर्ष होता है और लोकसभा में 5 साल होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कितना होता है? तो आप लोग याद रखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में LS बोल सकते हैं। इसका जो होता है वो कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 पे आ जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा विकल्प है लोकसभा, तीसरा विकल्प है विधानसभा और चौथा विकल्प है विधान परिषद। तो इसमें क्या प्रश्न है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद।
तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 पे आ जाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जैसे कि अभी हमने इसकी व्याख्या करी और फिर से इस प्रश्न को दोबारा पूछा गया 2017 में। इसमें विकल्प देख लेते हैं क्या क्या है। राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है, तीसरा प्रधानमंत्री है और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे ई में कोई नहीं। तभी हमने जैसे देखा ऊपर जो प्रश्न है सेम प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला जो विकल्प है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। दूसरा विकल्प है, धन विधेयक शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। तो चलिए इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं ताकि हमारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है राज्यसभा धन संबंधी मामलों में क्या है, शक्तिहीन है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, यानी कि दो सभा होती है, तो एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। तो इसको आप RS और LS के शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, जैसे कि अभी हमने उसकी व्याख्या ऊपर की थी। यस, तो धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। चलिए हम लोग अब 29 पे आ गए हैं। लेखानुदान बना है, इसका हम विकल्प देख लेते हैं। ये पूछा गया है BPSC ने 2016 में पूछा गया है। कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। डी है बजट के लिए, और इसमें जो 5वां ऑप्शन है कोई नहीं। तो चलिए इसका जो सही विकल्प है लेखानुदान बना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। यानी कि चलिए थोड़ी हम इसकी व्याख्या को देख लेते ताकि हमारे जो क्लैरिटी हो इस टॉपिक पे अच्छे से हो जाए। विधेयक के पारित होने के बाद ही समय के कोप से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक को तुरंत नहीं लाए, किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक को पारित होने से पहले ही रुपए की आवश्यकता हो, अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जैसे युद्ध के समय, तो सांसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हम अनुदान कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, क्या है? इसका जो सही विकल्प है, पहला विकल्प है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन जो दूसरा विकल्प है वो है लोकसभा के स्पीकर को।
तीसरा विकल्प है संसदीय मामलों के मंत्री को और चौथा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति को। देखिए बीपीएससी 2011 में प्रश्न ये पूछा गया है कि जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को करती है। तो किसको करती है? लोकसभा के स्पीकर को करती है। ठीक है, तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। ठीक है, लोक लेखा समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। यानी कि लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के किसको देते हैं? स्पीकर को प्रस्तुत करते हैं। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु तो उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्य विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा यानी कि 1967 से 68 से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए हम लोग आ गए हैं प्रश्न नंबर 31 पे। तो चलिए हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी कि देखिए आपको ये जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बड़ा खतरनाक पूछा जाता है। देख रहे हैं इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आप किसी भी विषय का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको पूरे फैक्चुअल तरह से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि पूरा चीज़ें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सही विकल्प क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। और इसमें दूसरा जो विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तीसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है। और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? विकल्प नंबर सी। इसमें नहीं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। चलिए थोड़ी इसकी हम व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर हम लोग 32 पे आ गए हैं। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक का प्रमुख कौन है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये जो क्लास 11वीं की एनसीईआरटी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाया गया है। बीपीएससी प्री 2011 में पूछा है। तो इसका सही विकल्प क्या है? राज्यपाल है। तो इसलिए हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। डायरेक्टली क्लास 11वीं की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन को डायरेक्टली पिक किया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या है? बी, यानी कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक का प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। ठीक है, चलिए थोड़ी हम इसकी व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब हम लोग आ गए प्रश्न नंबर 33 पे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है डैश। तो चलिए पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है राज्य के राज्यपाल। तो देखिए इसका सही जो विकल्प है वो है ए, यानी कि राष्ट्रपति। यानी कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है यानी कि रिजाइनिंग लेटर है वो किसको देते संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। यानी कि देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस तरह अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते थे? 62 वर्ष। ठीक है, इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र कर सकता है। 217(1) के साथ ही उसे सिद्ध
कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल बहुमत में से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न की देखते हैं। 34, भारत में चलित न्यायालय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मोबाइल कोर्ट, चलित न्यायालय, इसका मानस पुत्र क्या है? ये बीपीएससी ने 2008 में पूछा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। भारत में चलित न्यायालय, इसका मानस पुत्र कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है, जिसे हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, किस अनुच्छेद, चलिए अब हम लोग प्रश्न 35 की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, डायरेक्टली वहां से उठा लिया है, सीधा लाइन ही उठा लिया है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। तो देखिए इसमें जो पूछा गया आपातकाल की घोषणा, तो इसमें जो अनुच्छेद ऑप्शन ए है वो है 352, यानी कि अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। चलिए इसी प्रश्न के आधार पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है कि भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा किस सन में की गई थी? चलिए इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 36, चलिए थोड़ी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके भाग्य में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। धातव्य मूल विधान अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 सशस्त्र विद्रोह प्रस्तावित किया गया था। अनुच्छेद 355 संघ का ये कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा वह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यानी कि हमारे देश में अगर कुछ ऐसी स्थिति बन गई है तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, यानी कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थिति संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो याद रखिएगा वित्तीय आपात की जो घोषणा है किसमें की गई है, अनुच्छेद 360 में की गई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, केंद्र और राज्य व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास कक्षा 11 से ली गई है, डायरेक्टली ये लाइन उठा लिया गया है। तो ये बीपीएससी ने 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, यानी कि 61वें संशोधन 1989 में ये हुआ था। यानी कि पता है कि आज के टाइम कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष की है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो तो अपना देश में मतदान कर सकता है और अपना मूल्यवान वोट दे सकता है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ है।
नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया। नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा आम चुनावों में किया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए अभी हमने ऊपर ये प्रश्न देखा और बीपीएससी ने दोबारा इस प्रश्न को कब पूछा गया था, 1996 में पूछा गया। तो इसका जो सही विकल्प है वो अभी हमने ऊपर देखा था ऊपर के प्रश्नों में, तो 61वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, यानी कि हमारे भारत में जो 8वीं सूची है उसमें मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 18 भाषा की दी गई है। ठीक है, 18 भाषा दी गई है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या है टोटल 18 भाषा है, जो इस संशोधन के बाद अब कितनी हो गई है, और आज के अगर वर्तमान में देखें तो टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाओं को हमारे संविधान के अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि सरकार जो त्रिस्तरीय होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है चलिए देख लेते हैं। पहला जो विकल्प है वो बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, चौथा है ग्राम नगर संबंध समिति। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, बलवंत राय मेहता समिति जब आई थी तब उन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, राज्य स्तर और जिला स्तर। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। तो पहला जो विकल्प है वो है त्वरित निर्णय, दूसरा विकल्प है लचीलापन, तीसरा विकल्प है बड़े देशों के लिए आदर्श, चौथा विकल्प है कानून की एकरूपता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। यानी कि इसमें पूछा केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या पे एक और हम नजर डाल लेते हैं। केंद्र शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुपंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन में अपना अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्र शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 41 देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट्स की अलग अलग पावर दी गई है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो किसने किया डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, बलवंत राय मेहता ने। अभी जो हमने इसका प्रश्न देखा था कि इन्होंने त्रिस्तरीय कमेटी भी लेके आए थे और इन्होंने ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम को भी सिफारिश की थी। किसने की थी, बलवंत राय मेहता ने। तो चलिए अब हम लोग आ जाते थोड़ी सी इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इनके अनुसार त्रिस्तर यानी कि पंचायत स्तर संस्थाओं का गठन होना चाहिए, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, यानी कि जो सरकार है वो पंचायती राज स्थान का गठन है, इसमें जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, 42वां जो प्रश्न है वो किस पे आधारित है, चलिए देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, जैसे कि अभी हमने देखा था, अभी 2 प्रश्नों में अभी फिर से तीसरी बार रिपीट हुआ, लेकिन बीपीएससी ने ये 3 बार इस सेम प्रश्न को पूछा गया है। तो क्या है इसका जो सही विकल्प है वो है पंचायती राज
की द्विस्तरीय सरकार। ठीक है, तो वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान का स्थान पर द्विस्तरीय का प्रतिमान की संस्तुति की गई। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 2,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत का गठन का सुझाव था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो इसमें देखिए चलिए सही विकल्प देख लेते हैं। परामर्शदात्री निकाय, दूसरा है प्रशासनिक प्राधिकरण, तीसरा है परामर्शीय समिति और डी है पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। इसका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य में संपर्क स्थापित करती है और क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे और इनके निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास, कल्याण समिति एवं प्रशासनिक समिति। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 44, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है डैश। तो इसका जो विकल्प है वो है प्रशासनिक प्राधिकारी। अभी हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले अपने प्रश्न की ओर। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन उपरांत एवं अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो जो सही विकल्प है वो है 1206, यानी कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जाति की संख्या कितनी है? 1206। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो गई है? 1206 हो गई है। ठीक है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है जर्मनी, यानी कि जो जर्मनी है वो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जो हमारा यूनाइटेड नेशन काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल मेंबर जो होती है 15 होते हैं और जिनमें से जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। इसका सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूएसए बोल सकते हैं, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, यानी कि ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए जो बनाया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन। ठीक है, ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेंसन ने की थी। वर्ष 1961 पीटर बेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो एमनेस्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे के प्रश्न की ओर देख लेते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका देखिए जो सही विकल्प है वो है सी, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, यानी कि समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, जिसे सिहुआ न्यूज़ एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसमें पहला विकल्प है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन,
और जो तीसरा विकल्प है वो है इटली और चौथा है जर्मनी। तो इसमें क्या बोला गया है? येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। अब हम लोग लास्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं। त्रिवेंद्रम, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है नई दिल्ली। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, यानी कि बेंगलुरु। यानी कि जो भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। आपको पता है कि बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से भी बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 बेंगलुरु